हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम रोज कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कहानी 2026 में होने वाली व्याख्याता परीक्षा हिंदी के पेपर में ये कहानी लगी हुई है। इस कहानी से बनने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण पंक्तियां और प्रत्येक प्रश्न पर बात करते हुए हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। रोज कहानी अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी है। हम शुरू करते हैं कि दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, ये मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह मानो है, मानी नहीं, क्या ये मानो, ये तो यह है मानो। लेखक कह रहा है, जब लेखक अपनी जो बहन है उसका नाम था मालती, जब लेखक मालती के घर गया, तब कब गया? दोपहर में। दोपहर और जब घर पहुंचा तब उसके घर जा रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके घर के जो आंगन में पैर रखते ऐसा लगा मानो उस पर किसी सांप की छाया, ये छाया मंडरा रही है। छाया ये क्या है? छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, ये अकथ्य है, अस्पृश्य, किंतु फिर भी भोजन और प्रकंप में घना सा सन्नाटा फैल रहा था। और ये जो पहली पंक्ति है दोपहर वाले, ये पंक्ति पूछ सकता है कि किस कहानी से ली गई है। कि दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। ये पंक्तियां किस कहानी से ली गई? तो ये किस कहानी से हो जाएगी? रोज कहानी से। मेरे आहट सुनते बाहर मालती बाहर निकली। मालती कौन है? इसमें जो लेखक है उसकी बहन है मालती। जो लेखक जब उसके घर गया था दोपहर को, जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी आहट सुनी, जब उसने दरवाजा आवाज़ लगाई तब मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, लेखक को देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा पर तनिक से मीठे विस्मय से झांकी। क्या कह रहा है कि जैसे लेखक उसके घर पहुंचता है, और जब उसके घर पहुंचता लेखक के, तो वहाँ पहुंचकर जब उसने दरवाज़ा खटकाया, मालती बाहर निकलती है, उसको देखती है और पहचान लेती है। और फिर उसकी जो मुरझाया हुआ जो पहले चेहरा था उस पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और फिर तुरंत पहले जैसी हो जाती है। उसने कहा आ जाओ। किसी ने कहा ये? उसने कहा, मालती ने कहा कि आप अंदर आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैंने कुछ नहीं कहा, आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, लेखक कुछ बोलता नहीं है, और उसने कहा आ जाओ, इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। मैं भी इसके पीछे पीछे हो लिया, नहीं उसके पीछे पीछे लेखक भी चलने शुरू कर देता है। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है। अब वे यहाँ है और किसके बारे में पूछ रहा है? ये वे यहाँ नहीं है, ये किसके बारे में पूछ रहा है? मालती के पति के बारे में पूछ रहा है। और मालती के पति कौन है? उसका नाम है महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर है डिस्पेंसरी में। ठीक है, अभी आए नहीं, दफ्तर में थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है कि मालती का पति अपने ऑफिस से या अपने डिस्पेंसरी से कितने बजे आते थे? लगभग दोपहर को 1:30-2 बजे आते थे। पॉइंट याद रखना, समय 1:30-2 बजे आते थे। कब गए हुए हैं? सवेरे उठते चले जाते। कब जाते हैं ऑफिस? जब सवेरे उठते, प्रातः 7 बजे। आगे समय भी आएगा, लेकिन सवेरे उठते ही चले जाते हैं और दोपहर को 1:30-2 बजे आते हैं खाना खाने के लिए। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते यकायक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। जैसे लेखक वहाँ जाता है, उससे पूछता है कि वे ये नहीं है, तो वह कहती है कि वे भी दफ्तर गए हुए हैं। और कितने बजे आते हैं? 1:30-2 बजे आते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं? सवेरे चले जाते हैं। ये दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसको याद करना। ये सब होने के बाद में मैं उसे और पूछता, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये कहा कि मैं आते ही प्रश्न पूछ लेंगे, इसलिए वो फिर नहीं पूछता है। और कमरे के चारों ओर देख कौन मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। कौन देखा कमरे के चारों ओर? तो कमरे के चारों ओर देखने लगता है कौन? वो लेखक देखने लगता है। मालती एक पंखा उठा लाई। मालती उस गाँव में कहते जो लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी बिजली की, तो पंखे उनके नहीं थे, तो मालती जो हाथ से चलने वाला एक पंखा होता है वो पंखा लेकर आ जाती है और मुझे हवा करने लगी।
मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, और मैंने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ, तो कि आप इतनी धूप में ही आए हो और फिर भी आपका वह कैसे नहीं चाहिए। यह बात कह रही है मालती, किसे कहती, लेखक से कहती है। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी। मैं जब वो हाथ हाथ वाला जो पंखा मेरे हवा कर रही थी, तब मैंने कहा कि लाओ मुझे दो, लेकिन वो मना करने वाली थी। तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर वह चुपचाप पंखा मुझे दे दिया। वो मना करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, जो दूसरे कमरे उसका जो छोटा बच्चा था वो सो रहा था। अब वो सोकर उठ गया होगा, जो रोने लगा, तो उसकी आवाज़ सुन करके वो पंखा मुझे दे दी और मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ देख कर एक थकी हुई मुँह करके उठी। और जैसे एक आदमी बहुत परेशान आदमी हो जाता है, थका हुआ आदमी हो जाता है ना, तो वह एक घुटने पर हाथ टेक खड़ा होता है और मुँह करते हुए खड़ी हो जाती है और भीतर चले गई, कहाँ, उस जहाँ बच्चे की आवाज़ आई थी वहाँ चली जाती है। मैं उसके जाते ही उसके दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है, ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। अब ये बात कौन सोच रहा, उसके जाते ही, ये कह रहा कि मैं उसके जाते ही दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है, ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई। तो दुबला शरीर किसका था, मालती का। एक बात ये पूछ ली कि दुबला शरीर किसका था, मालती का था। और ये कौन सोच रहा है, ये लेखक सोच रहा है, मालती के बारे में लेखक के सोच रहा है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, वेरी वेरी। मालती लेखक क्या थी, एक दूर के रिश्ते में बहन है, किंतु उसे सकी कहना ही उचित है। लेकिन लेखक क्या कहता है कि वो मेरी बहन तो है, लेकिन हम साथ में रहते थे, साथ में पढ़े थे ना, तो उसे सकी कहना अधिक उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सक्के का ही रहा है, सक्के जैसा ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेलते, साथ साथ में खेलते थे, इकट्ठे लड़ाई करते थे, लड़े और इकट्ठे ही पीटे हैं। और हमारी पढ़ाई बहुत सी इकट्ठी हुई थी, हम एक साथ रह करके पढ़ाई करते थे। हमारा व्यवहार में सदा सत्य की स्वेच्छा और स्वतंत्रता रही, यानी उनमें एक खुलापन, स्वेच्छा, यानी दोनों एक दोस्त जैसी बातचीत करते थे। वह कभी भी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं गिरा। जो उनका जो बहन वाला जो रिश्ता था, उसके बजाय उनका दोस्त वाला, सक्के वाला ज़्यादा रिश्ता रहा था। वह कभी भी इस भाई के बंधन में, ये मेरे से बड़ा है छोटा, उस बंधन में कभी नहीं बंधी। मैं आज को 4 वर्ष बाद उसे देखने आया। बहुत अच्छी पंक्ति है, यहाँ से अच्छा प्रश्न बन जाता है कि लेखक उस मालती से कितने वर्ष बाद मिलता है, 4 वर्ष बाद। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है और हमें इसे याद करना है कि लेखक ने मालती से कितने वर्ष बाद मिला, 4 वर्ष बाद मिला। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब यह लड़की थी, यानी जब लेखक से पहले वो मिली थी, आज से पहले जब मिली थी, 4 वर्ष पहले जब मिली थी, तब उसकी शादी नहीं हुई थी, तब क्या थी, वो लड़की थी। अब वह विवाहित है और अब क्या होगी, शादीशुदा हो गई और एक बच्चे की माँ भी। पहले कंवारी थी और अब शादीशुदा हो गई और अब एक बच्चे की माँ भी बन गई। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, ये मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि एक शादी होने के बाद में लड़की में क्या चेंज होता है, क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ, जब उस लड़की की पीठ की ओर देखता है, वह सोच रहा था, यह कैसी छाया इस पर घर पर छाई हुई है, और विशेषता मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर, मालती क्या करे, जो बच्चा था उस बच्चे को लेकर आ जाती है और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। जब मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे दूर कुछ नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। क्या कह रहा है कि जब वो मालती उसके पहले जब पंखा कर रही थी, जो अंदर जाती है, बच्चा रोने की आवाज़ सुन जब अंदर जाती है, तो अंदर से बच्चा लेकर आ जाती है और उसके पास में नीचे दरी बिछा लेती है और वहाँ बैठ जाती है। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर उसके देखते पूछा, इसका नाम क्या है, किसका नाम बात पूछ रहे हैं, उस मालती के बच्चे के नाम बात हो रही है। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटो इसको नाम है, टीटी। क्या नाम है, टीटी नाम है, टीटी का टीटो नहीं, क्या नाम है, टीटी, यानी कोई ऐसा नाम फिक्स नहीं किया, लेकिन हम सब क्या कहते हैं, टीटी कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि मालती अपने बच्चे को क्या कहकर पुकारती थी, टीटी कहकर के पुकारती थी।
मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी अपनी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। जैसे लेखक उससे कहता है कि टीटी टीटी आजा, बच्चे को बुलाता है, तब बच्चा जब पहली बार लेखक को देखता है, वैसे लेखक उसका मामा लगता है, लेकिन पहली बार उसे देखता है तो बच्चा उसे, क्योंकि उसे जानता नहीं था, तो बच्चा डर जाता है और अपनी माँ से चिपट गया और रूहा सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा, फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक मौन आकस्मिक हो तो था, जिसमें मैं प्रतीक्षा से मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसे आया हूं, कैसा हूं, कैसे आया हूं। चुप 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 बैठी रही। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह इतने दिन, बीते दिन भूल गई। यानी क्या हुआ, अब उसकी प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर कि मालती की शादी को हुई कितने वर्ष हो गए थे, तो 2 वर्ष हो गए थे। कितने वर्ष हो गए शादी को, 2 वर्ष। और 2 वर्ष के भीतर अपने जो पहले सख्के भाव का था, साथ में खेलते थे, साथ में पिटे, साथ में जो मस्ती करते थे, वो सारी बातें भूल कर मैं आया तो मेरे से ये भी नहीं पूछा कि आप कैसे हो, कैसे आए हो। चुपचाप बैठी हो। ये अब मुझसे दूर इस विशेष अंतर को रखना चाहते हैं। यानी अब वो क्या, वो जब शादीशुदा हो गई और अब वो जो पहले सक्के वाला जो भाव था, वो जो सक्के वाला जो बहन थी, वो सक्के वाला जो भाव था, अब उसे दूर रखना चाहती है, बल्कि अब एक मर्यादित स्त्री जैसी रहना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती जो पहले जैसा। अब तो फिर भी मौन, ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चुपचाप बैठी हुई थी कि कोई एक अजनबी आदमी आ जाए, उससे भी हम पूछते आप कैसे हो, कैसे आए, उससे पूछते, लेकिन इस मेरे को जानती, मेरे साथ रहती, मेरे को सब कुछ हम साथ में खेलते थे, फिर भी जो मालती चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं पूछ रही है। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं। और जब मालती से कुछ नहीं पूछती है तो लेखक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और दूसरी ओर देखने लग जाता है और कहता है कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे आने से कोई खुशी नहीं हुई है। तो ये पूछ सकता है, ये पंक्ति किसकी, ये किसी ने कहा था कि जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं। ये कथन किसका, तो ये कथन कौन कर रहा है, ये कथन लेखक कह रहा है। कौन कह रहा है, लेखक। उसने एकाएक चौंक कर कहा, क्या कहा कि हाँ मैं खुश हूँ, ये हूँ प्रसन्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए के उठता ही थी। चीर विस्मृति में मानो मर गया हो, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राय बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मानो कोई जीवित प्राणी हो और उसके गले में कोई मरे हुए जंतु का टोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार नहीं पाई। यानी मालती जो शादी हुई थी इतनी बदल चुकी थी, इतनी परेशान लग रही थी लेखक को। तब किसी ने किवाड़ खटखटाई। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाई गई, तब शिशु को अलग कर उठी और किवाड़ खोलने लगे।
वे यानी मालती के पति आगे। कौन आगे थे? मालती के पति, उनका नाम है महेश्वर। मैंने उन्हें पहली बार देखा। प्रश्न बन जाए कि लेखक ने मालती के पति को पहली बार कब देखा था? मालती के घर पर देखा था, जब मैं मालती से मिलने गया तब। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, मैंने उसकी पहले फोटो देख ली थी, इसलिए फोटो में देखते और जब मालती के पति को देखते मैं उन्हें पहचान गया। परिचय हुआ, जब पहली बार आता है तो पूछता भाई कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई है, तो परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई, खाना बनाने चली जाती है। हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। कौन कौन? लेखक और मालती के पति महेश्वर। उनकी नौकरी के बारे में बात हुई, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय में उठा करते हैं। एक साथ पहली बार जब बातें करते हैं ये सारी बातें, अपनी फॉर्मेलिटी सारी बातें की। इस तरह का स्वर रक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। आगे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि मालती के पति क्या नाम है? महेश्वर है। वह कौन से गांव में? पहाड़ी गांव। ये भी याद करना, पहाड़ी गांव में कैसे? एक सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। प्रश्न पूछ जाए कि मालती के पति कौन से गांव में है? तो पहाड़ी गांव में। क्या करते हैं? एक डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। नाम क्या? महेश्वर। उसी हैसियत से इन क्वार्टर में, तो सरकारी क्वार्टर में रहते थे। किस हैसियत से? क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर थे, इस कारण को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। प्रातःकाल 7 बजे आगे समय, तो वो सुबह कितने बजे जाते हैं डिस्पेंसरी? प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और दोपहर को 1:30-2 बजे वो लौटते हैं। उसके बाद दोपहर पर छुट्टी रहती है उनका। देखो आने का समय पूछ सकते हैं कि प्रातःकाल मालती के जो पति महेश्वर है प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी में जाते हैं, एक बात। 1:30-2 बजे वापस आते हैं, दूसरी बात। दोपहर पर फिर छुट्टी करते वहीं पे रहते हैं। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने चले जाते हैं। प्रश्न ये पूछा कि शाम को कितनी देर के लिए मालती के पति डिस्पेंसरी जाते हैं? 1-2 घंटे के लिए। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट धर्रे पर चलता है। नित्य वही काम है, उसी प्रकार के मरीज है, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाएं। यानी जो डिस्पेंसरी में रोज का एक ही काम था, उसी प्रकार के मरीज आते थे, उसी प्रकार की वो हिदायत देते थे, उसी प्रकार की दवाएं बताते थे। वह स्वयं उगता है, स्वयं परेशान को नया नया काम मिले रोज, लेकिन वह स्वयं परेशान हो गया, वह स्वयं उगताए हुए हैं। इसलिए और साथी इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? महेश्वर बोले कुछ असकर वह पीछे खाया करती है। ये बात कौन कहता है? महेश्वर कहता है कि वो पीछे। जब मालती दोनों को खाना लगा देती है तब वो लेखक पूछता मालती से कि आप खाना नहीं खाओगी? तब जो मालती के पति महेश्वर कहते हैं कि वह पीछे खाया करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में जो पत्नी होती है वह अपने पति के बाद में खाना खाती है। तो वही बातें हों, पति 2:30 बजे खाना आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। देखो पति कितने बजे? 2:30 बजे। जब पति 1:30-2 बजे तो वहाँ से आते हैं, उसके बाद में खाना बनता है। यानी पति 2:30 बजे जब खाना खाएंगे तो पत्नी खाना खाने बैठेंगे, फिर खाना खाएंगे, लगभग 3 बज जाते हैं। यानी उसकी पत्नी प्रत्येक दिन लगभग 3 बजे खाना खाती थी। प्रश्न ये भी पूछ रह जा सकता है कि मालती कितने बजे खाना खाती थी? तो 3 बजे। मालती का पति 2:30 बजे। कथन वाले प्रश्न में आ सकता है। तो 2:30 बजे मालती के पति खाना खाते हैं और मालती 3 बजे। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे। अच्छी पंक्ति है। पूछ सकता है कि आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे। ये कथन किसने और किससे कहा? तो ये बात महेश्वर कहता है और कहता किससे है? लेखक से कहता है। मैंने उत्तर दिया वहाँ देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, जब लेट खाते हैं तो और भी आनंद आता है। ये बात कौन कहता है? ये बात लेखक कहता है। भूख बड़ी हुई होती है पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। यानी जब वो मालती
से पूछता है कि मालती को परेशानी होगी 3 बजे खाना, तो वो कहता है मैं तो रोज ऐसे खाती हूँ। कौन कहती है? मालती कहती है, तो मेरे लिए तो रोज ऐसा होता है, मैं तो रोज ही 3 बजे खाना खाती हूँ। मालती बच्चे को गोद में ली हुई थी। बच्चा रो रहा था पर उसका और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चा कौन, क्या नाम था उसका? टीटी। वो रो रहा था लेकिन उसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा ये रोता क्यों है? मालती बोली हो गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली अच्छा अच्छा अच्छे से रो ले। वह रोटी लेने आंगन में चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। कितने बजे? लगभग लेखक ने और महेश्वर ने जब खाना समाप्त किया था तो 3 बजने वाले थे। पूछ सकता है कि जब भोजन समाप्त किया था क्या किस समय, क्यों 3 बजने वाले थे? महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वह 1-2 चिंताजनक केस आए हुए जिनका क्या करना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ी। देख लो कितने टांग काटनी पड़ेगी? 2 लोगों की टांग काटनी पड़ेगी। गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन हो गया। क्या हो गया? गैंग्रीन हो गया। इसलिए 2 व्यक्तियों की टांग काटनी पड़ेगी। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि जब गैंग्रीन हो गया था तो कितने व्यक्तियों की महेश्वर को टांग काटनी पड़ेगी? 2 लोगों की। थोड़ी देर में चले गई। मालती किवाड़ बंद कर आए और मेरे पास बैठने ही लगी थी। मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झोलाने लगा जिसमें कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वह आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया है। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो? बहुत था। हाँ बहुत था। भाजी तो सारी मैं खा गया। कौन खा गया? लेखक खा गया। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा। किसने कहा ये बात? लेखक कहता मालती से कि सारी सब्जी थी तो मैं खा गया, अब कुछ बचा हुआ नहीं था और यूं ही कह रही हूँ खूब बचा हुआ था। ऐसे झूठा रोब मत जमाओ। मालती मानो किसी और विषय की बात कहते बोली यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं है। यानी उस पहाड़ी गांव में सब्जी वब्जी नहीं होती थी। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। जब कोई नीचे जाता है यानी कोई मैदानी क्षेत्रों में जाता है, वो बाजार में जाता है तो उसे सब्जी मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए और सब्जी 7 लाई थी, वही अभी बढ़ती जा रही है। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछ सकता है कि उस लेखिका को यानी मालती को कितने दिन हो गए आए हुए? 15 दिन हो गए। और 15 दिन जब आई थी तब सब्जी यानी सब्जी लाए हुए मालती को कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए हैं। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में मिल जाए। बर्तन भी तुम ही मांजते हो, और कौन मांजेगा भाई? जब लेखक पूछता कि बर्तन भी आप ही मांजते हो तो वह कहते और कौन मांजेगा? जब मैं ही हूँ अकेली, तो नौकर नहीं तो मैं ही मांजू। कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आए। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है भाई, रोज पानी ऐसे नहीं होता। कभी वक्त पर तो आता नहीं है। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। एक प्रश्न ये बन जाता कि पानी कितने बजे आता? शाम को 7 बजे आता है। पानी कितने बजे आता है? शाम को 7 बजे आता है। शाम को यानी प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर हमारे कि वहाँ पर पानी कितने बजे आता था? तो शाम को 7 बजे पानी आएगा तब बर्तन मांजेंगे। ये बात कौन कह रही है? मालती कह रही है। किससे कह रही है? लेखक से कह रही है कि शाम को अभी पानी है नहीं, तो जब शाम को पानी आएगा तब भी बर्तन मांजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक की छुट्टी हुई। ये बात कौन कहता है? लेखक कहता है कि अच्छा हुआ पानी नहीं है, अब आप 7 बजे तक की छुट्टी हुई। कहते हुए मन में सोचने लगा कि इसे रात के 11 बजे, अब क्या हुआ? यदि बर्तन अब मच जाते तो कुछ काम जल्द हो जाता। अब इसको रात को कितने बजेंगे? 11 बजेंगे तक काम पड़ेगा। तो मालती को रात को कितने बजे तक काम करना पड़ता था? 11 बजे तक। छुट्टी क्या खा कोई?
ये उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था और क्या करने। अब इतनी देर बाद में शाम के टाइम खाना वाना खा ले, तब मालती को याद आया कि मैंने से पूछा ही नहीं आप कैसे आए। अच्छा याद है, तुमसे मिलने आए थे, ये बात पूछता कैसे आए। तब कहता, तो 1-2 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। कब चले जाएंगे? लिखा कि वहां से मालती घर से कब जाएंगे? कल चले जाएंगे। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई, थोड़ी दुखी सी हो गई। फिर मैं नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा। पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। कैसा हो रहा? नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हैं ये घर पे कैसे, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ी लिखी नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़ी। यहाँ कहकर मालती थोड़ा हंसती। वे हंसकर कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या है? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारे में पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा सामान लेकर। यानी लेखक का सामान लेकर कौन आता? कुली आता। मैंने सोचा बिस्तरा ले चले। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर चुप, यहाँ तो बिस्तर कम थे या यह बात कहकर चुप हो जाती है। कहती नहीं, यहाँ तो बस इतना कहकर चुप हो जाती है। बिस्तर से कम होंगे भाई। फिर भी बोली, तुम थक गए होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। उसने कहा, वाह, तो कोई बात सूझी नहीं। थोड़ी देर बाद मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया, छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। यानी जब वहाँ लेखक को नींद आने लग जाती है, एकाएक वह एक स्वर टूट गया और मौन हो गया, यानी मेरी नींद आ गई। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी और मैं उस मौन में सुनने 4 खड़क रहे थे। यानी 4 का घंटा बजता है तो लगा कि 4 बज गए। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वह 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, बिना कोई इच्छा के, अनुभूति विहीन, किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं। ये नीरस है, नोरस नहीं, क्या है? नीरस है। नीरस, बिल्कुल किसी बात में कोई रस नहीं। यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है। यानी बिना इच्छा के समय को काट रही है, बिना इच्छा के वह रह रही है, बिना इच्छा के, जैसे कोई मशीन के समान उसका जीवन बीत रहा हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे? कि मैंने अपने अमित सुनने पथ का इतना अंश तय कर लिया है, न जाने कब कैसे मुझे निंदिका को नींद आ जाती है। तब 6 कभी के बज चुकी थी, लगभग 6 बज चुके थे, जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली। 6 बजे किसी के आने से, किसी कौन आता? वही वो मालती के पति। नींद खुली, मैंने देखा महेश्वर लौट आए। तो महेश्वर कितने बजे लौट कर आए थे? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे को। प्रातः 7 बजे जाते हैं।
1:30-2 बज जाते हैं, दोपहर यहीं रहते हैं, वापस 1-2 घंटे के लिए फिर जाते हैं, और अब शाम को आज कितने बजे आएगा वापस? 6 बजे आएगा। खुले हुए मैंने देखा महेश्वर लौटा है, और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। और जब महेश्वर आया था उसके साथ साथ में जो मेरा कुली जो बिस्तर लिए हुए था वो भी आ गया। मैं मुँह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुँह पहुँचते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना पड़ा। किसका ऑपरेशन करना पड़ा? आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया है? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास से। तो लेखक को जब वहाँ केस आते गैंग्रीन के, तो लेखक उससे बात करते दोनों, महेश्वर हो, तो महेश्वर कहते हैं आप अच्छे केस मिल जाते हैं ना, आपको डॉक्टरी का अभ्यास करने से अच्छा वक्त मिल जाता है, अच्छा अभ्यास हो जाता है आपका। बोले हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन का एक केस हो जाता है। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। तो गैंग्रीन का केस दूसरे चौथे दिन आता है। नीचे बड़े अस्पताल में भी मालती आंगन से सुन रही थी ये बात। अब वो ये बात सुन रही थी तो वो आ जाती, वहाँ पर आ गई। हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी, ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। किसी की बाह है, किसी की टांग काट, ये कोई डॉक्टरी है? महेश्वर भी हंसते हुए बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए, यदि हम उसकी टांग नहीं काटे, जो गैंग्रीन रोग हो गया तो क्या उसकी जान नहीं गंवा दें? ये बात करता महेश्वर। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते थे, ये बात कहते मालती। कहते कि हाँ भाई, पहले तो कभी कांटे नहीं होते थे। आज तक तो सुना नहीं कि कांटों के चुभने से कोई आदमी मर जाता, ये बात आज तक मैंने नहीं सुनी। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया और मुस्कुरा दी। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ कि आज किसी की टांग काटने की बातें। अब कोई मर मुर जाए नो तो ख्याल ही नहीं होता है, तो है, नो नहीं है तो है। अब कोई मर मुर जाए, कोई आदमी मर जाए तो मुझे कोई ज़्यादा टेंशन उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। जब मैं शुरुआत में इनके साथ में यहाँ आई थी तो मुझे रात भर नींद नहीं आया करती। जब रात में पहले तो जब ऐसी बातें करते थे तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, और आजकल मुझे कुछ नहीं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, यानी पानी, अब टिप टिप कर पानी आ गया। शाम को 7 बज गए। मालती ने कहा पानी, और उठकर चले गए। खनखनाहट से हमने जाना कि बर्तन धो। जब पानी आ गया तो बर्तनों की जब आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा कि अब बर्तन धो रही है। टीटी महेश्वर के टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर दिख रहा था। अब पापा जिसका महेश्वर है टीटी के, तो उसके टांगों पकड़कर वो खड़ा था और मेरी ओर दिख रहा था। और अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती को और किसका था बचाया, और महेश्वर को छोड़ दिया और अपनी मम्मी जो मालती है उसकी तरफ टीटी चला जाता है। महेश्वर ने कहा उधर यह था। उसे गोद में उठा लिया, विनोद ने गोद में उठा लिया और मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब बच्चे गोद उठाए तो वो रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा। जब ये रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन है। जब बच्चा रोता है, कुछ बदमाशी करते हैं, जब बच्चा सो जाता है तो घर में थोड़ी सी शांति होती है। ये बात कौन कहता? महेश्वर ने कहा। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो ये होने को है कि नहीं, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर ये लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन निकाले? यानी पलंगों को बाहर कौन निकाले? लोहे के बड़े बड़े पलंग थे, कौन निकाले? इसीलिए अंदर मच्छर भी खूब है और गर्मी भी है, फिर भी हम अंदर सोते हैं। अब के नीचे जाएंगे तो 4 पाए ले आएंगे। यानी आपकी बात, जब नीचे में जाएंगे तो जो 4 पाए हल्के जो 4 पाए ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज को बाहर सोएंगे। आपके आने का इतना तो लाभ होगा कि आज आप आए हो तो आज बाहर सोएंगे, क्योंकि आज 4 पाए 8 पाए निकाल सकते हैं। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर, बच्चा टीटी था और रो रहा था, तो महेश्वर ने एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर पलंग उठाकर निकलवा देने। जब पलंग निकाल रहे थे तो
लेखक ने उसकी मदद की, दोनों ने मिलकर पलंग जब बाहर निकाल दी। अब हम तीनों, ये मुद्देश्वर नहीं महेश्वर है, हम तीनों कौन कौन, एक महेश्वर टीटी, महेश्वर लेखक, महेश्वर टीटी, तीनों दो पलंगों पर बैठ, दो पलंग थे, दोनों पर तीनों आदमी बैठ जाते। और ये वार्तालाप है, ये क्या वार्तालाप है, कातालाप नहीं, वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। और कोई बातचीत करने के लिए कोई अच्छा विषय नहीं मिला, इसलिए चुपचाप बैठकर किससे खेलने लगे, टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई बोला हुआ कर्तव्य याद करके उसे उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता है, कर्तव्य याद करके रोने लग जाता था और फिर अचानक चुप हो जाता था। कभी कभी हम हंस पड़ते या महेश के चारों में कुछ बात कह देते। मालती बर्तन धो चुकी थी, जब वह उन्हें लेकर आंगन में एक और रसोई को चली गई, तब महेश्वर ने कहा कि मैं आम लेकर आया हूँ, उसको धो लेना। कहाँ है? तो महेश्वर कहता है कि अंगीठी पर रखे हुए कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा में लिपटे हुए थे। तो मालती उसे चलती चलती संख्या के क्षीण प्रकाश उसी की पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी से पढ़ती रही और जब दोनों ओर पढ़ चुकी थी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुई थी, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय श्री हाजिरी हो चुकाने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ खाना था। मुझे याद आता, कभी जब मैं बाग आता था तो मालती नहीं आ पाती तो मैं खिन मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता उसे परेशान थे, तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इस पुस्तक के 20 पेज रोज पढ़ा कर, हफ्ते बर्बाद देखेंगे कि समाप्त कर चुकी हूँ नहीं, मार कर चमड़े उधेड़ दूंगी। कौन कह रहा है ये बात? मालती के पिता मालती से कह रहे। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? नहीं। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर उस किताब के 10 पन्ने या 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। जब 8 दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दे, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद जब उसने कहा तो पिता से बहुत पिटी, वह अलग बात है। इस समय यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है और एक भार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरसती है। वह क्या है ये? तभी मैं से पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई थी। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ उसे थपकने दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि को और भोजन की ओर एक दूसरे से कुछ कहने की न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गई थी। टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। किस पर लिटा गई थी? बच्चे को एक पलंग पर मोम जामा बिछाया और मोम जामा बिछाकर उस पर बच्चे को लिटा दिया। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था और वो बच्चा कभी कभी नींद में अचानक उठ जाता था। एक बार उठकर बैठ भी गया था, परंतु वह तुरंत लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थक गए होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए। तो लेखक मालती से मिलने के लिए कितने मील पैदल चलकर पहुंचा था? 18 मील। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, याद कर लेना कि मालती से मिलने लेखक कितने मील? 18 मील। किंतु उनके स्वर ने मानो जोर दिया, थका तो नहीं। लेकिन उनके कहने से लेखक को पता चल गया था कि थका तो वो भी है। कौन? मालती। मैं चुप रहा। थोड़ी देर
में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वह ऊँघ रही थी। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था, पूर्णिमा का थी आकाश। तब लेखक किस दिन गया था? पूर्णिमा के दिन उस मिलने गया था। तो क्या थी उस दिन? पूर्णिमा थी। पूछ सकता है कि क्या थी? पूर्णिमा थी। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में जो अत्यंत शुष्क यानी और नीरस लगते थे ना, दिन में जो अच्छे नहीं लग रहे थे, वह रात को जब रात में जो क्वार्टर की जो स्लेट रंग की जो छत थी, वो भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत ठंड, शीतलता और स्निग्धता से छलक रही, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही, झर रही। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रही, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दहा पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिष्यों ने अपने चीड़ वृक्ष पे बोझे आकाश की ओर उड़ा रखी है। पर यह सब मैंने देखा अकेले। मैंने महेश्वर ऊँघ रहे हैं और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर 11 बजने वाले। धीरे से सिलाकर कहा, रोज ही इतने बचाते। यानी मालती 11 बजे तक बर्तन धो रही थी। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नेत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा को चंद्रिका के लिए संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता था, ये अलग जिज्ञासा से मैं टीटी को देखा। जब वही रात की चांदनी बच्चा कैसे रहता, इस जिज्ञासा से लेकर टीटी को देखता है। वह एकाएक मानो किसी सैसोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। और वो बच्चा क्या हुआ, नीचे उस पलंग से नीचे गिर जाता और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर जो नींद खुल जाती चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैंने छप्पड़ को उठा दौड़ा। माल के रसोई से बाहर निकलाई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके देश को ना बुरे कहा, स्वर में कहा, चोट बहुत लगी बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति से हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोट लगती रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। नहीं, उसी एक प्रक्रिया रोज ही होती है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, रुक गया, मेरी आवाज बंद हो गई। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समुचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय का क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के हृदय पर इसी बात कह सकती हो, और अब यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे इसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में गिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना नहीं, मैंने उसे छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववर्त शांत हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि अब कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा, बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ मालती की छाती इकाई फपोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ मुख हो जाने वाली आवाज उसने कहा, 11 बज गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कहानी पूरी हो चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है।